एक माँ जो अपने 4 साल के बेटे को लेकर शहर से बाहर चले जाती है और वहाँ जाकर एक होटल रूम लेती है और वहाँ उसी होटल रूम में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर देती है और उसकी लाश एक बैग में डालकर वहाँ से भाग जाती है। एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए इतनी पीड़ा सहती है, क्या हो जब वही माँ अपने ही बच्चे की दर्दनाक हत्या कर दे। तो आइए जानते हैं एक ऐसी ही माँ जिसने अपने 4 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की ये कहानी सूचना सेठ नाम की एक औरत की है जो बेंगलोर में रहती थी और वहीं डाटा साइंस की नौकरी किया करती थी। और फिर कुछ टाइम बाद उसने एआई संबंधित जॉब करना शुरू कर लिया। 6 जनवरी 2024 को वो अपने बेटे के साथ गोवा आई। उसने वहाँ होटल सोल बेनियन ग्रांडे में एक होटल रूम बुक किया। ये होटल रूम उसने 4 दिनों के लिए बुक किया था। 6 जनवरी के दिन वो अपने बेटे के साथ उसी होटल रूम पे रुकती है, लेकिन अचानक 7 जनवरी के दिन वो होटल स्टाफ से बोलती है कि उसने अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उसे बेंगलोर में कुछ ज़रूरी काम आ गया है और उसे कल तक बेंगलोर पहुँचना होगा। तो क्या तुम लोग मेरे लिए एक कैब बुला सकते हो? तो होटल स्टाफ बोलता है कि मैम, अगर आप कैब से जाओगे तो आपको बहुत लेट हो जाएगा और कैब में आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, तो इससे अच्छा आप फ़्लाइट से चले जाओ, आपके पैसे और टाइम दोनों बचेंगे। लेकिन सूचना फ़्लाइट से जाने के लिए मना कर देती है और होटल स्टाफ से बोलती है कि वो लोग उसके लिए एक कैब की व्यवस्था कर दें, वो लोग एक कैब बुला दें जिसमें वो यहाँ से जा सके। होटल स्टाफ भी उसकी ये बातें सुनकर हैरान था कि आखिर वो 8 से 10 घंटे लगाकर कैब में ही क्यों जाना चाहती है, जबकि वो 1 घंटे के अंदर ही फ्लाइट में बेंगलोर पहुंच सकती है। लेकिन होटल स्टाफ ने सूचना से ज़्यादा और कुछ नहीं बोला और अपने ही पहचान के एक कैब ड्राइवर रॉय जॉन डिसूजा को कॉल किया, जो कि अक्सर उनके क्लाइंट को लेने और छोड़ने जाया करता था। उसे बोला गया कि एक लेडी है जिसको तुमने अभी बेंगलोर छोड़ के आना है। कैब ड्राइवर उसे बेंगलोर छोड़ने के 30,000 रुपये मांग रहा था। होटल स्टाफ ये बात सूचना को बताती है कि कैब ड्राइवर उसे वहाँ छोड़ने के 30,000 रुपये मांग रहा है, तो वो मान जाती है और उसके तुरंत बाद ही कुछ ही टाइम में एक ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते। तो ड्राइवर को भी ऐसा ही लगता है कि शायद सूचना ज़्यादा बातें नहीं करती, उसे पसंद नहीं है ज़्यादा बातें करना। वो अपने साथ अपने एक दोस्त को भी लाया होता है, तो वो अपने दोस्त के साथ बातें करना शुरू करता है। कैब ड्राइवर अपने साथ अपने दोस्त को इसलिए लाया होता है क्योंकि अगर वो रास्ते में थक जाए या उसको नींद आने लगे तो उसका दोस्त गाड़ी चला लेगा, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। सुबह हुई, दिन था 8 जनवरी 2024। वहाँ होटल में जिस रूम पे सूचना रुकी हुई थी उस रूम की अब सफाई होनी थी और होटल से क्लीनिंग स्टाफ से कुछ लोग उस रूम पे पहुंचते हैं सफाई करने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो लोग सफाई करना शुरू करते हैं और जैसे ही वो लोग वॉशरूम पे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वॉशरूम में और वॉशरूम के टॉवल में खून के दाग हैं और उस खून को साफ करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो खून अच्छे से साफ नहीं हुआ है। जैसे ही ये बात होटल स्टाफ को पता चलती है तो वो तुरंत ही गोवा पुलिस को कॉल करके इस बारे में सारी बातें बताते हैं। तो तुरंत ही कुछ ही टाइम में गोवा पुलिस भी उस होटल में पहुंच जाती है और उस रूम को देखने के बाद और सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को भी शक हो जाता है कि हो ना हो ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो पुलिस तुरंत ही रॉय को कॉल करने को बोलती है। होटल स्टाफ से बोलती है कि तुम तुरंत ही रॉय को कॉल करो और उससे हमारी बात कराओ। जब रॉय को कॉल किया जाता है तो रॉय कॉल उठाता है तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे कैब में एक लेडी और उसका बच्चा बैठा हुआ है? तो रॉय बोलता है कि हाँ, एक लेडी तो है लेकिन वो अकेले है, उसके साथ कोई बच्चा नहीं है, वो उसको अकेले ही होटल से लेकर आया था। तो पुलिस वाले रॉय से बोलते हैं कि तुम उस लेडी से हमारी बात कराओ और रॉय सूचना को फ़ोन दे देता है। जैसे ही सूचना से पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो सूचना बिना डरे बिना घबराए उनसे बोलती है कि मेरा बेटा गोवा के मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ है, मेरे को
बेंगलोर में कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो इसलिए मैंने अचानक बेंगलोर को निकलना पड़ा। तो मैं अपने बेटे को वहीं गोवा में अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ कर आई हूँ। मैं कुछ दिनों में वहाँ आकर अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊँगी। वो बिना डरे पुलिस वालों को अपने रिश्तेदारों का एड्रेस भी दे देती है। पुलिस को सूचना की बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि क्यों ना एक बार उस एड्रेस में जाकर देख लिया जाए। तो वो लोग निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं और लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि वो एड्रेस ही फर्जी है। सूचना ने उनको एक फर्जी एड्रेस दिया था। वो तुरंत ही उसके बाद रॉय को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे कैब में अभी भी वो लेडी बैठी हुई है। तो रॉय हाँ में जवाब देता है। तो पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि तुम अपने किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ हमारी बात कराओ और इस बारे में उस लेडी को कुछ भी पता ना हो। तो वो ड्राइवर भी घबराने लग जाता है कि आखिर इस लेडी ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण गोवा पुलिस उसके पीछे पड़ी है। तो वो तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन से थोड़ा दूर अपनी गाड़ी को रोकता है और सूचना से बोलता है कि उसको यहाँ कुछ काम है, तो वो 2 मिनट में वापस आ जाएगा। और वो अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे पुलिस स्टेशन की ओर भागता है और वो वहाँ पहुँचकर उनसे गोवा पुलिस की बात कराता है। गोवा पुलिस कर्नाटका पुलिस को सूचना के बारे में सारी बातें बताती हैं और गोवा पुलिस से ये सारी बातें सुनकर कर्नाटका पुलिस तुरंत ही सूचना के पास पहुंच जाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है और फिर उसके बैगों की तलाशी ली जाती है। उसका जब सामान चेक किया जाता है, जब लास्ट में सबसे बड़ा बैग बचता है और उसको खोल कर देखा जाता है तो उसके अंदर कर्नाटका पुलिस को उसके बच्चे के कुछ खिलौने और कुछ कपड़े दिखते हैं। जैसे ही उन खिलौनों और कपड़ों को बाहर निकाला जाता है और उसके नीचे देखा जाता है तो उसके नीचे एक बच्चे की लाश होती है। तो कर्नाटका पुलिस सूचना से पूछती है कि ये बच्चा कौन है। तो सूचना साफ साफ बिना डरे बता देती है कि ये उसका बेटा है। पुलिस उसको अंदर लेकर जाती है और उससे पूछताछ शुरू होती है। पुलिस सूचना से पूछती है कि आखिर तुमने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। तो सूचना बताती है कि उसने अपने बेटे के साथ कुछ नहीं किया। वो जैसे ही सुबह उठकर अपने बेटे को देखती है तो वो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। तो पुलिस दोबारा से उस होटल रूम की तलाशी लेती है और उस खून की जांच करवाती है। तो रिपोर्ट से पता चलता है कि वो खून सूचना का ही है। बॉडी की पोस्टमार्टम कराई गई तो रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत दम घुटने के कारण हुई है। तो पुलिस ने सख्ती से सूचना से पूछताछ शुरू की। तो सूचना से पूछा गया तो सूचना अभी भी वही बात बोल रही थी जो पहले बोल रही थी। वो बोलती है कि उसकी मौत उसके उठने से पहले ही हो गई थी और जैसे ही उसने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो उसने भी अपनी जान लेने की कोशिश की। उसने चाकू से अपना हाथ काटा, लेकिन जब वो नहीं मरी तो उसने अपने बेटे को एक बैग में डालकर बेंगलोर ले जाने की सोची। लेकिन पुलिस को अभी भी सूचना की बातों में जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। पुलिस को यकीन था कि उसके बेटे को उसी ने मार रखा है। आखिर क्यों एक माँ ने अपने ही बेटे को जान से मारा। सूचना के बारे में पता किया गया तो पता चला कि कुछ साल पहले नौकरी के दौरान सूचना की मुलाकात वेंकट रमन नाम के एक लड़के से हुई। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कुछ टाइम बाद इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ साल तो इन लोगों के बहुत बढ़िया जा रहे थे, सब सही चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर टाइम के साथ धीरे धीरे इन लोगों का झगड़ा होना शुरू हो गया। फिर इनको कुछ साल बाद एक बेटा हुआ, लेकिन उसके बाद इन दोनों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। इन दोनों का अब रोज़ रोज़ का झगड़ा होना शुरू हो गया। ये इतना बढ़ गया कि ये दोनों 2023 में एक दूसरे से डिवोर्स लेने की सोचते हैं, लेकिन इनकी बात इनके बेटे के कारण रुक जाती थी। सूचना चाहती थी कि उसका बेटा उसके साथ रहे, लेकिन वेंकट चाहता था कि उसका बेटा उसके साथ रहे, लेकिन कोर्ट बेटे की कस्टडी माँ को दे देती है और वेंकट को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जाता। वो उसे मिलना चाहता था और उसे देखना चाहता था, लेकिन उसे ना ही अपने बेटे से मिलने दिया जा रहा था और ना ही अपने बेटे को देखने दिया जा रहा था।
वो कोर्ट पहुंचता है और बोलता है कि उसे अपने बेटे से मिलने दिया जाए। तो अदालत फैसला सुनाती है कि उसे हर संडे अपने बेटे से मिलने दिया जाए और अदालत फैसला सुनाती है कि वेंकट को सूचना और अपने बेटे को 20,000 रुपये महीने खर्च के तौर पर देने पड़ेंगे। इस फैसले से वेंकट भी खुश था। जैसे ही संडे आता है वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है। वो सूचना को फ़ोन करता है और मिलने के लिए बोलता है, लेकिन सूचना उससे नहीं मिलने का बहाना बना देती है। लेकिन वेंकट सोचता है चलो कोई बात नहीं, इस संडे नहीं तो अगले संडे वो अपने बेटे से मिल लेगा। तो जैसे ही अगला संडे आता है वो उसे कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बोलता है, सूचना से अपने बेटे को मिलाने के लिए बोलता है। लेकिन वो इस बार भी कुछ ना कुछ बहाना बना देती है जिससे कि वो उससे ना मिल पाए। लेकिन ऐसे ही करते करते काफ़ी संडे बीत जाते हैं और वेंकट को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जाता। फिर 6 जनवरी 2024 को सूचना अपने बेटे को लेकर गोवा आ जाती है। वो गोवा इसलिए आती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा वेंकट से मिले। संडे आता है और वेंकट सूचना को कॉल करता है, फ़ोन करता है, लेकिन सूचना उसका फ़ोन नहीं उठाती। उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं देती। वो लगातार फ़ोन करता है लेकिन सूचना उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं देती। वो इसलिए जवाब नहीं देती क्योंकि उसने उसके बेटे को मार दिया होता है। वेंकट कभी भी खुश ना रह पाए और वो कभी भी अपने बेटे से ना मिल पाए। इस वजह से सूचना ने अपने बेटे को जान से मार दिया। सूचना अभी पुलिस कस्टडी में है और उस पर अभी केस चल रहा है। अगर ये काम सूचना ने किए हैं तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो आज की ये वीडियो इतनी ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।